दिल्ली की वो सुबह, हल्की हल्की धूप, हजारों नारों का शोर और भीड़ के बीच खड़ा एक दुबला पतला लड़का जिसकी आंखों में आंसू भी सूख चुके थे। उसके हाथ में एक तख्ती थी, पर उस तख्ती से भारी उसके सीने का बोझ था। 3 साल की मेहनत, 3 साल की भूख, 3 साल के सपने, सब एक खबर में राख हो गए थे। और तभी भीड़ को चीरती हुई एक औरत उसकी तरफ बढ़ी। लाल साड़ी, चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और आंखों में ऐसा दर्द जैसे वो किसी को नहीं, अपने ही किसी खोए हुए हिस्से को ढूंढ रही हो। उसने भीड़ में से सीधा उसी लड़के का हाथ पकड़ा और कहा, अभय, मेरे साथ चलो। लड़का कांप गया। उसने पूछा, मैडम, आप कौन हैं? आपको मेरा नाम कैसे पता? औरत ने बस इतना कहा, गाड़ी में बैठो, तुम्हारा नाम ही नहीं, मुझे तुम्हारी हर रात का सच पता है। दोस्तों, वो औरत कौन थी? उसे उस अनजान लड़के का नाम कैसे पता था? उसकी गाड़ी की अगली सीट पर वो बैग कैसे रखा था जो 2 दिन पहले ट्रेन में छूट गया था? और सबसे बड़ी बात, जब उस औरत ने अपने घर में उस लड़के के सामने अपनी अलमारी का वो ताला खोला, तो अंदर जो निकला उसे देखकर लड़के के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये कहानी सिर्फ एक गरीब लड़के की नहीं है, ये कहानी उस औरत की भी है जो बाहर से करोड़ों की मालकिन थी और अंदर से टूटे हुए कांच का ढेर। तो दोस्तों, ये कहानी आपको हिला कर रख देगी। बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि असली सच आखिरी 10 मिनट में खुलेगा, और वो सच वो है जो किसी ने नहीं सोचा था। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बुंदेलखंड का एक छोटा सा गांव चंदनपुर। पक्की सड़क गांव तक आते आते कच्ची हो जाती थी, और बिजली आती थी तो लोग ताली बजाते थे। उसी गांव के आखिरी छोर पर नीम के पेड़ के नीचे एक कच्चा मकान था। 2 कमरे, एक आंगन, और आंगन में एक टूटी हुई चारपाई। उसी मकान में रहता था अभय। अभय की उम्र थी 22 साल। दुबला शरीर, गहरी आंखें और चेहरे पर वो थकान जो उम्र से नहीं, हालात से आती है। उसके पिता रामकिशन 50 पार के, पर पीठ ऐसे झुकी हुई जैसे 70 के हों। सारी उम्र दूसरों के खेतों में मजदूरी की, हाथों की रेखाएं मिट चुकी थी, बस छाले बचे थे। और उसकी माँ कमला, जो सुबह 4 बजे उठती, चूल्हा जलाती और चूल्हे के धुएं में अपनी आंखों का पानी छुपा लेती। इन दोनों की एक ही दौलत थी, अभय। और अभय का एक ही सपना था, डॉक्टर बनना। ये सपना कोई शौक नहीं था दोस्तों, इस सपने की जड़ें बहुत गहरी थी। अभय जब 12 साल का था, उसकी छोटी बहन गुड़िया को तेज बुखार चढ़ा था। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था। शहर 30 किलोमीटर दूर। रात के 12 बजे रामकिशन ने बेटी को गोद में उठाया और पैदल चल पड़ा। रास्ते में एक ट्रैक्टर वाले से हाथ जोड़े, वो नहीं रुका। एक जीप वाले के आगे गिड़गिड़ाया। उसने पैसे मांगे, जो उस वक्त रामकिशन के पास नहीं थे। गुड़िया रास्ते में ही अपने बाप की गोद में ही ठंडी हो गई। उस रात के बाद 12 साल के अभय ने अपनी कॉपी के आखिरी पन्ने पर एक लाइन लिखी थी, मैं डॉक्टर बनूंगा ताकि मेरे गांव में किसी बाप को अपनी बेटी गोद में उठाकर 30 किलोमीटर ना भागना पड़े। बस वहीं से ये सपना शुरू हुआ था। अभय ने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की, किताबें पुरानी ली, किसी की छोड़ी हुई लालटेन की रोशनी में पढ़ा और मेडिकल की प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू की। पहली बार दिया, नंबर कम रह गए। दूसरी बार दिया, थोड़े और बढ़े, पर सरकारी कॉलेज नहीं मिला। और अब ये तीसरी बार थी। 3 साल तक रामकिशन ने अपनी मजदूरी के पैसों में से हर महीने कुछ रुपए अलग निकाले, कभी 200, कभी 500। कमला ने अपने कान की आखिरी बालियां बेच दी ताकि बेटी की एक किताब आ जाए। गांव वाले हंसते थे। चाय की दुकान पर बैठे लोग कहते, अरे, मजदूर का बेटा डॉक्टर बनेगा। भैया, सपने भी अपनी औकात देखकर देखने चाहिए। कोई कहता, अरे रामकिशन,
बेटे को हल पकड़ा दे, किताब से पेट नहीं भरता। अभय सुनता था, कुछ नहीं कहता था, बस घर आकर अपनी डायरी खोलता और उसमें लिखता। आज फिर हंसे, कोई बात नहीं, जिस दिन नाम के आगे डॉक्टर लगेगा उस दिन ये सब चुप हो जाएंगे, तब तक चुप रहना ही जवाब है। हाँ दोस्तों, अभय डायरी लिखता था, एक पुरानी नीले कवर वाली डायरी। उसमें वो अपना हर दर्द उतारता था, क्योंकि उसका दर्द सुनने वाला कोई नहीं था और उस डायरी को ही आगे चलकर उसकी ज़िंदगी बचानी थी। मगर ये उस वक्त उसे नहीं पता था। इस बार अभय ने ऐसी तैयारी की थी जैसी पहले कभी नहीं की थी। रोज़ 16-16 घंटे खाना भूल जाता था। गर्मी में पसीने से किताब के पन्ने चिपक जाते थे तो गमछा ओढ़कर पढ़ता। सर्दी में हाथ सुन्न हो जाते तो हाथों पर फूंक मारकर लिखता। परीक्षा वाले दिन कमला ने उसके माथे पर दही चीनी लगाई और रोते हुए कहा, जा बेटा, भगवान तेरे साथ है। रामकिशन ने अपनी जेब से मुड़े तुड़े 100 के 2 नोट निकालकर उसकी मुट्ठी में रख दिए। रास्ते में कुछ खा लेना। अभय ने पेपर दिया और जब बाहर निकला तो उसका चेहरा दमक रहा था। उसने बस से उतरते ही दूर से चिल्लाकर कहा, माँ, इस बार हो गया माँ, इस बार पक्का हो गया। कमला ने बेटे को गले लगा लिया। रामकिशन आंगन में खड़े खड़े रोने लगे। पहली बार खुशी के आंसू। उस रात घर में खीर बनी थी। 3 साल में पहली बार अभय ने अपनी डायरी में लिखा, आज सबसे अच्छा दिन है मेरी ज़िंदगी का। माँ ने खीर बनाई, पापा हंसे। अब बस रिजल्ट का इंतज़ार है, फिर सब बदल जाएगा। मगर दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ठीक 11वें दिन अभय गांव की चाय की दुकान पर खड़ा था। दुकान वाले के मोबाइल पर खबर चल रही थी और अचानक खबर पढ़ने वाले की आवाज़ आई, बड़ी खबर, प्रवेश परीक्षा का पर्चा लीक, पूरी परीक्षा रद्द। अभय के हाथ से चाय का गिलास छूट गया। गिलास ज़मीन पर गिरकर टूटा और उसी के साथ कुछ अंदर भी टूट गया। उसने दुकान वाले से कहा, काका, फिर से चलाओ, मैंने गलत सुना होगा। दुकान वाले ने वही खबर फिर चलाई, वही शब्द, वही सच। अभय वहीं उसी टूटे गिलास के पास ज़मीन पर बैठ गया। 3 साल की भूख, 3 साल की लालटेन, माँ की बालियाँ, बाप के छाले, सब एक लाइन में ख़त्म। गांव वाले जमा हो गए। किसी ने कंधे पर हाथ रखा, मगर उसी भीड़ में से किसी ने धीरे से कहा, अरे, हम पहले ही कहते थे ये लड़का किताबों में उम्र गंवा रहा है। अभय उठा और चुपचाप घर की तरफ चल दिया। पीछे से हंसी की आवाज़ आती रही। घर पहुंचा तो माँ ने चेहरा देखते ही समझ लिया। कुछ पूछा नहीं, बस पानी का गिलास बढ़ा दिया। रात को रामकिशन आंगन में आए, चारपाई पर बैठे और बहुत देर तक चुप रहे। फिर बोले, बेटा। अभय ने सिर उठाया। बेटा, 3 साल हो गए, मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ। कंधा जवाब दे रहा है, अब तू कल से मेरे साथ मजदूरी पर चल। अभय ने कुछ नहीं कहा, बस बाप के चेहरे को देखता रहा। रामकिशन की आवाज़ कांप गई, मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं तेरे सपने को और नहीं ढो सकता, मेरी ताकत ख़त्म हो गई। और ये कहकर वो आदमी जिसने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया था, अपने ही बेटे के सामने रो पड़ा। दोस्तों, कोई बेटा अपने बाप की बेबसी बर्दाश्त कर सकता है? नहीं, ये दुनिया का सबसे भारी बोझ होता है। उस रात अभय अपने कमरे में गया, लालटेन जलाई और अपने 3 साल के नोट्स सामने रख दिए। पन्ने पलटता गया, हर पन्ने पर उसकी अपनी लिखावट, कहीं लाल पेन से गोला, कहीं हाशिए पर लिखा, ये टॉपिक कमज़ोर है, दोबारा करना। और उन पन्नों को देखते देखते वो टूट गया। उसने डायरी उठाई और लिखा, मैं थक गया हूँ, सच में थक गया हूँ, मुझसे अब और नहीं होता। माँ की बालियाँ बिक गई, पापा की कमर टूट गई और मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ जहाँ 3 साल पहले था। शायद मैं ही इस घर का बोझ हूँ, शायद मेरे बिना ये लोग ज़्यादा चैन से जी लेंगे। उसने कलम रोकी, हाथ कांप रहे थे। फिर आखिरी लाइन लिखी, काश
किसी ने एक बार मेरा हाथ पकड़ लिया होता, बस एक बार, सिर्फ एक बार कोई कह देता कि अभय तू हार नहीं गया है। दोस्तों, ये लाइन बहुत ज़रूरी है, इसे याद रखिए, क्योंकि ये एक लाइन आगे चलकर इस पूरी कहानी को पलट देगी। उसी रात जब अभय पूरी तरह हार चुका था, उसके पुराने मोबाइल पर एक मैसेज आया। उसके साथ पढ़ने वाले एक लड़के ने भेजा था, भाई, दिल्ली में जंतर मंतर पर हजारों स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पेपर लीक के खिलाफ हम सब जा रहे हैं, तू आएगा? अभय ने वो मैसेज 3 बार पढ़ा और उसके अंदर एक बहुत हल्की सी चिंगारी जली। उसने डायरी दोबारा खोली और नीचे लिखा, एक बार जाकर देख लेता हूँ, शायद वहाँ मेरे जैसे और भी लोग हैं, शायद वहाँ कोई सुन ले। जो मैंने आज रात सोचा था वो तो बाद में भी हो सकता है, पहले एक बार जाकर देखूं, शायद अभी उम्मीद बची हो। दोस्तों, जिंदगी कई बार बहुत पतले धागे से लटकी होती है और उस रात अभय की जिंदगी उसी एक मैसेज के धागे से लटकी थी। अगली रात जब माँ बाप सो गए, अभय ने चुपचाप अपना बैग तैयार किया। बैग में क्या था? 2 जोड़ी पुराने कपड़े, कुछ ज़रूरी कागज़, अपनी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी और वो नीली डायरी। उसने एक चिट्ठी लिखकर माँ के तकिए के पास रख दी, माँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, फिक्र मत करना, पापा से कहना कि मैं लौटकर उनके साथ ही काम पर चलूँगा, बस एक बार अपने हक की आवाज़ उठाकर आ जाऊँ। और वो रात के अंधेरे में घर से निकल गया। जेब में कुल जमा 120 रुपये। स्टेशन पहुंचा, टिकट खिड़की पर पूछा, दिल्ली का किराया उसकी जेब से कई गुना ज़्यादा था। अभय कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर उसने एक फ़ैसला लिया, बिना टिकट सफ़र। दोस्तों, वो चोर नहीं था, वो सिर्फ मजबूर था, और मजबूरी अक्सर इंसान से वो करवा देती है जो उसका ज़मीर मना करता है। ट्रेन चली, अभय दरवाजे के पास बैठ गया, बैग को सीने से चिपकाकर। हर स्टेशन पर उसका दिल धड़कता। जब भी कोई कहता टीटी आ रहा है, वो उठकर बाथरूम के पास चला जाता या डिब्बा बदल लेता। रात भर उसने पानी पीकर काटा। सुबह जब लोग नाश्ता कर रहे थे, वो खिड़की से बाहर देखता रहा, और आखिर में जब थकान से उसकी आंखें बंद होने लगी, उसे एक खाली सीट मिल गई। वो बैठा, बैग सीट के नीचे सरकाया और नींद ने उसे दबोच लिया। टिकट, टिकट दिखाइए। अभय की आंख खुली। सामने खड़े थे टीटी साहब, 55-60 साल के, सफ़ेद बाल, काला कोट और हाथ में पंचिंग मशीन। नाम था रघुवीर। अभय ने जेब में हाथ डाला, फिर धीरे से कहा, सर, मेरे पास टिकट नहीं है। रघुवीर ने गहरी सांस ली। बेटा, ये बहाना मैं दिन में 20 बार सुनता हूँ, चलो अगले स्टेशन पर उतरो। सर प्लीज़, मुझे दिल्ली जाना है, प्रोटेस्ट में, जुर्माना भरो, टिकट बना देता हूँ। सर, मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। आसपास बैठे लोग देखने लगे, किसी ने मुंह घुमा लिया, कोई मुस्कुरा दिया, किसी ने फुसफुसा कर कहा, आजकल के लड़के। अभय का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी। रघुवीर ने उसका हाथ पकड़ा और नीचे उतार दिया, और तभी ट्रेन ने सीटी दी। अभय ने घबराकर पीछे देखा और चिल्लाया, सर, मेरा बैग अंदर रह गया। मगर ट्रेन सरक चुकी थी। अभय दौड़ा, 2 कदम, 4 कदम, और फिर रुक गया। ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी। वो प्लेटफॉर्म पर घुटनों के बल बैठ गया। रघुवीर ने कहा, अब बैग नहीं मिलेगा, रिपोर्ट लिखवा देना। अभय ने आंख उठाकर उसकी तरफ देखा, और जो कहा वो रघुवीर के सीने में तीर की तरह उतर गया। सर, उस बैग में मेरे कपड़े नहीं थे, उसमें मेरे 3 साल थे, मेरी माँ की बेची हुई बालियाँ थी, मेरे बाप के छाले थे, और उसमें मेरी डायरी थी सर, जिसमें मैंने लिख रखा है कि अगर वहाँ भी कुछ ना हुआ तो मैं क्या करने वाला हूँ। रघुवीर की पंचिंग मशीन हाथ से छूटते छूटते बची। उसने अभय के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, ऐसी बात मुंह से मत निकाल। तो क्या करूं सर, मेरा पेपर रद्द हो गया। मेरे बाप ने कह दिया कि अब मजदूरी कर। मेरे गांव वाले हंसते हैं, और आज आपने मुझे ट्रेन से उतार दिया सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूँ। रघुवीर बहुत देर तक चुप रहा।
फिर उसने अपनी जेब से पर्स निकाला, उसमें से 700 रुपये निकाल कर अभय की मुट्ठी में रख दिए। बेटा ये रख, अगली ट्रेन से दिल्ली चला जा और सुन, जो तूने सोच रखा है वो मत करना, वादा कर मुझसे। अभय ने सिर झुका लिया। रघुवीर की आवाज़ भर्रा गई। मेरा भी एक बेटा था, तेरी ही उम्र का। कुछ साल पहले मैंने उसकी बात नहीं सुनी, सोचा लड़का है संभल जाएगा। आज उसकी फ़ोटो पर हाथ चढ़ा है। मैं रोज़ इस ट्रेन में सैकड़ों चेहरे देखता हूँ और हर चेहरे में उसे ढूंढता हूँ। अभय ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। रघुवीर ने आंखें पोंछी। जा बेटा, जिंदा रह, बाकी सब बाद में। अभय ने उसके पैर छू लिए और अगली ट्रेन में बैठ गया। मगर दोस्तों, इधर उस पहली ट्रेन में जो हुआ वो इस कहानी का असली मोड़ था। उसी डिब्बे में, उसी सीट के ठीक सामने एक महिला बैठी थी। लाल किनारी वाली साड़ी, सादा सा चेहरा, महंगा सा बैग, नाम मालविका। उसने पूरा तमाशा देखा था। उसने देखा था कि कैसे एक लड़के को उतारा गया और कैसे लोग हंसे। ट्रेन चलने के बाद जब उसने पैर सीधे करने के लिए सीट के नीचे जगह बनाई तो उसका पैर किसी चीज़ से टकराया, एक पुराना फटा सा बैग। मालविका ने वो बैग उठाया, खोला। अंदर 2 जोड़ी कपड़े, कुछ कागज और एक नीली डायरी। उसने डायरी के पहले पन्ने पर नाम पढ़ा, अभय, पुत्र रामकिशन, ग्राम चंदनपुर। और फिर न जाने क्यों उसने वो डायरी खोल ली। पहला पन्ना, दूसरा, तीसरा। और दोस्तों, वो डायरी पढ़ते पढ़ते मालविका के हाथ कांपने लगे। पन्ने पर लिखा था, आज फिर हंसे, कोई बात नहीं। आगे, माँ ने आज बालियाँ बेच दी, मुझसे कहा कि पुरानी हो गई थी। मैं जानता हूँ माँ, तुम झूठ बोल रही हो। और फिर आखिरी पन्ना, काश किसी ने एक बार मेरा हाथ पकड़ लिया होता, बस एक बार। मालविका की आंखों से आंसू टपक कर उस पन्ने पर गिर पड़े, क्योंकि दोस्तों ये लिखावट अलग थी, ये नाम अलग था, मगर ये शब्द वही थे, बिल्कुल वही शब्द जो 3 साल पहले उसने एक और डायरी में पढ़े थे। और वो डायरी उसने तब पढ़ी थी जब बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन दिल्ली जंतर मंतर पर हजारों बच्चे इकट्ठा थे। नारे, तख्तियाँ, कैमरे, माइक। अभय भीड़ के एक कोने में खड़ा था, बिना बैग के, बिना पैसों के, बिना उम्मीद के। उसने 2 घंटे वहाँ बिताए और धीरे धीरे समझ आया कि उस भीड़ में बहुत कम लोग सच में दुखी थे। ज़्यादातर के लिए ये एक कार्यक्रम था। कोई सेल्फी ले रहा था, कोई रील बना रहा था। अभय का दिल और बैठ गया। उसने सोचा, यहाँ भी मेरा दर्द किसी को नहीं दिखेगा, मैं यहाँ भी अकेला हूँ। उसने तख्ती नीचे रख दी और वापस मुड़ने लगा। और ठीक उसी पल एक सफ़ेद गाड़ी सड़क किनारे रुकी। दरवाज़ा खुला। लाल साड़ी में एक महिला उतरी। वो भीड़ में नज़रें दौड़ाने लगी। एक चेहरा, दूसरा चेहरा, तीसरा। और फिर उसकी नज़र अभय पर पड़ी। एक पल के लिए वो ठिठक गई, जैसे किसी ने उसके सीने में कुछ खींच लिया हो। वो भीड़ को चीरती हुई सीधे उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। अभय, मेरे साथ चलो। अभय हड़बड़ा गया। मैडम, आप कौन हैं? आपको मेरा नाम कैसे पता? सब बता दूंगी, पहले गाड़ी में बैठो। पर मैडम, अभय, उसकी आवाज़ में एक अजीब सी शक्ति और एक अजीब सी मिन्नत दोनों थी। मैंने ज़िंदगी में एक बार देर कर दी थी, दोबारा नहीं करूँगी, चलो। अभय को डर लगा, मगर फिर उसने सोचा, जो सबसे बुरा हो सकता था वो तो मेरे साथ हो चुका है, अब डरना किससे। और वो चल पड़ा। गाड़ी के पास पहुंचकर उसने दरवाज़ा खोला और वहीं जम गया। अगली सीट पर उसका बैग रखा था, वही फटा हुआ पुराना बैग। मैडम, ये तो मेरा बैग है। मालविका हल्का सा मुस्कुराई। हाँ, तुम्हारा ही है, बैठो। अभय ने कांपते हाथों से बैग उठाया, सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ा, जैसे बरसों का बांध टूट गया हो। मालविका ने गाड़ी स्टार्ट की और कुछ देर कुछ नहीं कहा, उसे रो लेने दिया। फिर धीरे से बोली, बैग चेक कर लो, कहीं कल को कहना कि कुछ चोरी हो गया। अभय ने आंसू पोंछे। मैडम, इसमें चुराने लायक कुछ है ही नहीं, बस कुछ कागज और एक डायरी।
मालविका की उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गई। वही डायरी जिसके आखिरी पन्ने पर तुमने लिखा है कि काश कोई एक बार तुम्हारा हाथ पकड़ लेता। अभय का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आपने आपने मेरी डायरी पढ़ ली? हाँ मैडम, वो मेरी निजी। अभय, मालविका ने गाड़ी सड़क किनारे रोक दी और उसकी तरफ मुड़ी। अगर मैंने वो डायरी ना पढ़ी होती तो शायद आज तुम इस गाड़ी में नहीं कहीं और होते और मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाती। उसकी आंखें भर आई। तुमने लिखा था ना, काश कोई एक बार हाथ पकड़ लेता। तो लो, मैंने पकड़ लिया। अब बताओ, अब तुम क्या करोगे? अभय के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस सिर झुकाकर रोता रहा। मालविका ने आगे कहा, जिंदगी बहुत कीमती चीज़ है अभय। पेपर लीक हुआ है, तुम्हारी काबिलियत नहीं। पेपर दोबारा होगा मगर तुम दोबारा नहीं होंगे। मैडम, मेरे पापा ने कह दिया कि अब मजदूरी कर लूँ तो मैं तुम्हें काम देती हूँ। मजदूरी नहीं, इज्जत का काम। और शर्त सिर्फ एक, पढ़ाई नहीं छोड़ोगे। अभय ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैडम, आप मुझे जानती तक नहीं, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मालविका कुछ देर चुप रही, फिर बोली, क्योंकि 3 साल पहले बिल्कुल यही लाइन, बिल्कुल इन्हीं शब्दों में मैंने एक और डायरी में पढ़ी थी। किसकी डायरी थी मैडम? मालविका ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और कहा, घर चलो, दिखाती हूँ। मालविका का घर दिल्ली के एक पॉश इलाके में था। बड़ा सा बंगला, सफ़ेद पर्दे और अंदर एक अजीब सा सन्नाटा। अभय अंदर घुसा तो सहम गया। उसने ऐसा घर सिर्फ टीवी में देखा था। उसके फटे जूते उस चमकते फर्श पर बहुत बेमेल लग रहे थे। मैडम, मैं बाहर ही खड़ा हो जाता हूँ, अंदर आओ अभय। और ये मैडम मैडम बंद करो, मेरा नाम मालविका है। मालविका ने उसे नहाने भेजा, नए कपड़े दिए और खाना लगाया। अभय ने पहला निवाला मुंह में डाला और फिर रुक गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस याद आ गया। 2 दिन से कुछ नहीं खाया था और घर पर माँ भी शायद आज मेरे लिए थाली लगाकर बैठी होगी। मालविका की आंखें भी नम हो गई। खाने के बाद वो उसे ऊपर के कमरे में ले गई। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी जिस पर ताला लगा था। मालविका ने गले से चाबी निकाली, वो चाबी जो वो हमेशा पहने रहती थी, और ताला खोला। अलमारी खुली। अंदर कपड़े नहीं थे, अंदर थी किताबें, मेडिकल की मोटी मोटी किताबें, एक चश्मा, एक स्कूल का बैग और उसके ऊपर एक फ्रेम। फ्रेम में एक मुस्कुराते हुए लड़के की तस्वीर थी जिस पर सूखे फूलों की माला चढ़ी थी। अभय की सांस रुक गई। ये कौन है? मालविका ने फ्रेम को उठाकर सीने से लगा लिया। निशांत, मेरा छोटा भाई। उसकी आवाज़ टूट गई। माँ बाप बचपन में ही चले गए थे। बस हम 2 भाई बहन थे। मैंने उसे माँ बनकर पाला। वो डॉक्टर बनना चाहता था। 3 साल तक तैयारी की और जिस साल उसका सिलेक्शन होने वाला था उस साल भी एक गड़बड़ हुई। पेपर लीक, परीक्षा रद्द। अभय के रोंगटे खड़े हो गए। वो घर आया। मैंने उसे कहा, कोई बात नहीं, अगले साल हो जाएगा। मैंने उस दिन उसकी आंखें नहीं देखी अभय। मैं अपने बिजनेस में उलझी हुई थी। वो कई बार मेरे कमरे के दरवाजे तक आया और लौट गया। मैंने ध्यान नहीं दिया। मालविका फर्श पर बैठ गई और एक सुबह वो नहीं उठा। अभय ने अपना मुंह हाथों से ढक लिया। उसके तकिए के नीचे उसकी डायरी मिली। मैंने वो डायरी उस दिन पढ़ी जब पढ़ने का कोई मतलब नहीं बचा था। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, दीदी बहुत व्यस्त है, काश कोई एक बार मेरा हाथ पकड़ लेता, बस एक बार। कमरे में सन्नाटा छा गया। अभय कांप रहा था। उसने वही शब्द अपनी डायरी में लिखे थे, बिना जाने कि कहीं और 3 साल पहले यही शब्द किसी और ने भी लिखे थे। मालविका ने आंसू पोंछे और खड़ी हो गई। उस दिन के बाद मैंने खुद से एक वादा किया, अभय, जब भी कहीं ऐसा प्रोटेस्ट होगा जहां ऐसे बच्चे इकट्ठा होंगे, मैं वहां जाऊंगी और भीड़ में उस एक चेहरे को ढूंढूंगी जो नारे नहीं लगा रहा, जो चुप खड़ा है, जिसकी आंखों में आंसू भी सूख चुके हैं,
क्योंकि वही सबसे खतरे में होता है। उसने अभय की तरफ देखा। कल जब मैंने भीड़ में तुम्हें देखा, तुम्हारे हाथ में तख्ती थी, मगर तुम्हारे होठ बंद थे। बाकी सब चिल्ला रहे थे, तुम चुप थे, बिल्कुल निशांत की तरह। अभय वहीं घुटनों के बल बैठ गया और रो पड़ा। मैडम, दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने सच में सोच लिया था। मालविका ने उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया। जानती हूँ, इसीलिए तो आई थी। दोस्तों, ज़रा सोचिए, एक औरत जो अपने भाई को नहीं बचा पाई, वो हर साल भीड़ में किसी अजनबी को बचाने जाती है। ये दुनिया अजीब है। जो सबसे ज़्यादा टूटा होता है, वही सबसे ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करता है। अगली सुबह मालविका उसे अपने साथ ले गई। करोल बाग के पास एक बड़ा सा शोरूम था। निशांत गारमेंट्स, कपड़े का थोक और निर्यात का कारोबार, ये मेरे पति का शुरू किया हुआ बिजनेस था। मालविका ने बताया। मैंने प्रेम विवाह किया था, वो भी अनाथ थे, मेरा भी कोई नहीं था। हम दोनों ने ये अकेले खड़ा किया। 5 साल पहले एक हादसे में वो चले गए, फिर भाई भी चला गया। अब बस ये दुकान बची है। अभय ने अंदर कदम रखा। अभय, तुम्हें यहाँ काम करना है, हिसाब किताब, स्टॉक, ऑर्डर, मज़दूरों का इंतज़ाम और साथ में पढ़ाई। तनख्वाह नहीं दूंगी। क्यों नहीं दोगी? क्योंकि तनख्वाह से इंसान नौकर बनता है। मैं तुम्हें बिजनेस में 10% की हिस्सेदारी दूंगी आज से। अभय हैरान रह गया। दीदी, ये तो बहुत ज़्यादा है। मालविका बस मुस्कुरा दी। उस मुस्कुराहट के पीछे क्या था, ये अभय को बहुत बाद में पता चलने वाला था। अभय ने काम शुरू किया और दोस्तों, उस लड़के ने ऐसा काम किया कि सब देखते रह गए। जो लड़का 3 साल से 16-16 घंटे पढ़ रहा था, उसके लिए मेहनत कोई नई चीज़ नहीं थी। उसने 15 दिन में पूरा हिसाब समझ लिया। महीने भर में उसे पता चल गया कि कौन सा सप्लायर ज़्यादा पैसे ले रहा है, कौन सा मुनीम गड़बड़ कर रहा है। एक दिन उसने मालविका के सामने रजिस्टर रखा। दीदी, पिछले 2 साल में इस मुनीम ने तकरीबन 17 लाख का हेरफेर किया है। मालविका सन्न रह गई। अभय ने कहा, और एक बात, ये बिजनेस मुनाफे में नहीं है ना? मालविका चुप हो गई। अभय ने धीरे से पूछा, दीदी, आपने मुझे 10% हिस्सेदारी दी। हिस्सेदारी किस में? मुनाफे में या कर्ज में? और तब मालविका की आंखें भर आई। तुम समझदार हो अभय, छुपा नहीं पाई। उसने सच बता दिया। ये दुकान कर्ज में डूबी हुई है। मेरे पति की मौत के बाद, फिर निशांत के जाने के बाद मैं 6 महीने कुछ नहीं कर पाई। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर से मेरे जेठ देवराज लगातार दबाव बना रहे हैं कि दुकान उन्हें बेच दूं। बैंक की किस्तें रुकी हुई हैं और 8 महीने बाद अगर पैसा जमा नहीं हुआ तो ये सब नीलाम हो जाएगा। अभय ने कहा, तो आपने मुझे डूबते जहाज में हिस्सेदारी दे दी। मालविका फूट फूट कर रो पड़ी। अभय, मैंने तुम्हें बचाने के लिए नहीं बुलाया था। सच कहूँ तो मैं खुद डूब रही थी। मुझे भी एक वजह चाहिए थी सुबह उठने की। जिस दिन तुम्हारी डायरी पढ़ी, मुझे लगा शायद भगवान ने मुझे एक मौका दिया है। तुम्हें बचाकर शायद मैं खुद को बचा लूं। दोस्तों, यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत सच है। ये कहानी किसी अमीर औरत के एक गरीब लड़के पर एहसान की कहानी नहीं थी। ये 2 डूबते हुए लोगों की कहानी थी, जिन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। अभय उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, दीदी, आपने मुझसे कहा था कि हर मुश्किल का हल होता है। अब मेरी बारी है ये साबित करने की। ये दुकान नहीं बिकेगी, मैं नहीं बिकने दूंगा। और फिर शुरू हुए वो 8 महीने, जिन्होंने अभय को इंसान से लड़ाका बना दिया। सुबह 5 बजे उठता, 2 घंटे पढ़ता, क्योंकि दोबारा परीक्षा की तारीख आ चुकी थी। 8 बजे दुकान खोलता, दिन भर दौड़ता, सप्लायर से मोल भाव, कारीगरों से बात, ऑर्डर की डिलीवरी। रात 9 बजे लौटता, खाना खाता और फिर 12 बजे तक पढ़ता। उसने बेईमान मुनीम को निकाल दिया, खर्चे आधे कर दिए। उसने कारीगरों से सीधे बात करके बिचौलिए हटा दिए। और सबसे बड़ी बात, उसने एक ऐसी चीज़ शुरू की
जो मालविका ने सोची भी नहीं थी। उसने कहा, दीदी, हम बड़े बड़े व्यापारियों से मुकाबला नहीं कर सकते, मगर हम एक काम कर सकते हैं जो वो नहीं करेंगे। हम गांव की औरतों से सीधे कढ़ाई का काम करवाएंगे। मेरे गांव की औरतें कमाल की कढ़ाई करती हैं, उन्हें काम मिलेगा, हमें सस्ता और बेहतर माल मिलेगा। मालविका को ये बात जच गई और दोस्तों, यही फैसला इस कारोबार का भाग्य बदलने वाला था। अभय ने चंदनपुर और आसपास के 4 गांव की 30 औरतों को जोड़ा। उनमें उसकी अपनी माँ कमला भी थी। जब पहली बार कमला के हाथ में उसकी अपनी कमाई के 1500 रुपये आए तो वो औरत रो पड़ी। जिंदगी में पहली बार उसने अपने हाथ के हुनर से पैसा कमाया था। रामकिशन ने बेटे को फ़ोन किया, बेटा, गांव में लोग अब हंसते नहीं, अब पूछते हैं। धीरे धीरे कारोबार संभलने लगा। 6 महीने में हाथ की कढ़ाई वाले कपड़ों के 2 बड़े निर्यात ऑर्डर मिले और 8वें महीने के आखिरी हफ्ते में अभय ने बैंक जाकर पूरी बकाया रकम जमा कर दी। जब वो रसीद लेकर लौटा, मालविका ने रसीद देखी और वहीं दुकान के फर्श पर बैठ गई। तुमने तुमने सच में कर दिखाया। अभय बोला, दीदी, आपने मेरी ज़िंदगी बचाई थी, मैंने बस आपकी दुकान बचाई है। हिसाब अभी भी बराबर नहीं हुआ। दोस्तों, इन 8 महीनों में कुछ और भी हो रहा था, कुछ ऐसा जो दोनों महसूस कर रहे थे मगर कोई कह नहीं रहा था। मालविका ने ध्यान दिया कि जब वो देर रात तक हिसाब करती, अभय चुपचाप एक कप चाय रखकर चला जाता। अभय ने ध्यान दिया कि जब वो बीमार पड़ा, मालविका पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रही। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अभय ने कभी उसकी तरफ गलत नज़र से नहीं देखा, कभी उसके कमरे की तरफ नहीं गया। हमेशा दूरी रखी, हमेशा इज्जत दी और शायद यही चीज़ थी जिसने मालविका के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। एक शाम छत पर चाय पीते हुए मालविका ने बहुत हिम्मत करके कहा, अभय, एक बात पूछूं? पूछिए दीदी। उसने कप नीचे रख दिया। मुझे दीदी मत कहा करो। अभय चौंक गया। क्यों? मालविका की आवाज़ कांप रही थी। क्योंकि मैं तुम्हें भाई की तरह नहीं देखती अभय, और ये बात मुझे बहुत दिनों से खाए जा रही है। मैं 28 की हूँ, तुम 22 के, मैं विधवा हूँ। दुनिया मुझ पर थूकेगी, मगर मैं झूठ बोलकर और नहीं जी सकती। अभय के हाथ से कप छूट गया। मालविका जी, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? मैं एक मज़दूर का बेटा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लोग कहेंगे कि मैं आपके पैसों के लिए, तो लोगों को कहने दो। नहीं, अभय की आवाज़ ऊंची हो गई, फिर वो शांत हुआ। नहीं, लोगों को नहीं कहने दूंगा, आपके बारे में एक शब्द भी नहीं। वो उसके सामने आकर खड़ा हुआ। मालविका जी, सच बताऊं, जिस दिन आपने भीड़ में मेरा हाथ पकड़ा था, उसी दिन मेरे अंदर कुछ बदल गया था, मगर मैंने उस भावना को दफना दिया, क्योंकि मैं जानता था जिस दिन मैं ये बात कहूँगा, दुनिया आपको बदनाम कर देगी, कहेगी कि विधवा ने एक गरीब लड़के को फंसा लिया। मालविका की आंखों से आंसू बह निकले। तो अब क्या करें? अभय ने कहा, एक वादा, मैं आपसे शादी जरूर करूँगा, मगर उस दिन जिस दिन मेरे नाम के आगे डॉक्टर लिखा होगा, जिस दिन मैं इस लायक हो जाऊँगा कि कोई मुझ पर उंगली ना उठा सके, उस दिन मैं खुद अपने माँ बाप को लेकर आपके सामने खड़ा होऊंगा। और अगर मैं तब तक इंतज़ार ना कर सकूं। अभय मुस्कुराया। आपने 3 साल एक गलती का बोझ ढोया है, कुछ महीने उम्मीद का बोझ भी ढो लीजिए। मालविका हंस पड़ी और रो भी पड़ी, दोनों एक साथ। मगर दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जब मालविका के जेठ देवराज को पता चला कि दुकान का कर्ज चुक गया है और कारोबार चल निकला है, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी नज़र सालों से उस दुकान पर थी। उसने पता लगवाया और उसे मिल गया अपना हथियार, अभय। एक दिन वो 4-5 लोगों के साथ दुकान पर आ धमका, साथ में कैमरा वाले भी थे। उसने भरे बाजार में चिल्लाकर कहा, देखो देखो, इस औरत का चरित्र, पति मरे 5 साल हुए नहीं और घर में एक जवान लड़का रख लिया। ये मेरे भाई की इज्जत है। बाजार में भीड़ जमा हो गई,
लोग फुसफुसाने लगे। मालविका का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। जो औरत बड़े बड़े सौदे कर लेती थी, वो उस दिन एक शब्द नहीं बोल पाई। और तभी अभय आगे बढ़ा। उसने बहुत शांत आवाज़ में कहा, आप बात ख़त्म कर लीजिए, फिर मैं बोलूँगा। देवराज गरजा, तू क्या बोलेगा रे भिखारी? तुझे तो इसने सड़क से उठाया है। हाँ, अभय ने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, इन्होंने मुझे सड़क से ही उठाया था। भीड़ चुप हो गई। अभय ने अपना बैग खोला और वो नीली डायरी निकाली। ये मेरी डायरी है। इसमें 1 साल पहले की तारीख में लिखा है कि मैं ज़िंदगी से हार चुका था। उन्होंने ये डायरी पढ़ी और 300 किलोमीटर दूर से मुझे ढूंढने आए, सिर्फ इसलिए कि इनका छोटा भाई इसी तरह टूटकर इनसे छूट गया था। उसने भीड़ की तरफ देखा। आप सब में से कितने लोग किसी अजनबी की डायरी पढ़कर उसे बचाने निकलेंगे? एक भी नहीं। और जो निकली, आज आप उसी के चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। फिर वो देवराज की तरफ मुड़ा। और रही बात दुकान की, तो दुकान आपको तब याद आई जब ये डूब रही थी। उस वक्त कहाँ थे आप, जब इन्हें बैंक के नोटिस आ रहे थे? 8 महीने पहले जब मैंने पहला नोटिस देखा था, तब भी आपका नाम कहीं नहीं था। हाँ, खरीदने का ऑफ़र ज़रूर था, बाजार भाव से 1/4 कीमत पर। वो कागज़ आज भी मेरे पास है। देवराज का चेहरा उतर गया। अभय ने कहा, इज्जत की बात करते हैं आप। इज्जत वो नहीं होती जो औरत के कपड़ों में ढूंढी जाए। इज्जत वो होती है जो एक औरत ने अकेले खड़े होकर कमाई हो। भीड़ में से किसी ने ताली बजा दी, फिर किसी और ने। देवराज गालियां बकता हुआ निकल गया। मगर मालविका उस दिन बहुत देर तक रोती रही और अभय ने पहली बार अपने हाथ से उसके आंसू पोंछे और कहा, अब कोई आपको अकेला नहीं कहेगा। दोस्तों, वक्त बीता, दोबारा परीक्षा हुई। अभय ने वो परीक्षा दी, दुकान संभालते हुए, आधी नींद लेते हुए, ट्रक में सामान लदवाते हुए, पढ़ते हुए। नतीजे वाले दिन दुकान बंद थी। मालविका, अभय और गांव से आए रामकिशन और कमला चारों एक कमरे में बैठे थे। अभय ने कांपते हाथों से रोल नंबर डाला। स्क्रीन खुली और अभय की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने सिर्फ पास नहीं किया था, उसने पूरे राज्य में बहुत ऊंची रैंक हासिल की थी। सरकारी मेडिकल कॉलेज पक्का। कमला ने बेटे को गले लगा लिया। रामकिशन जमीन पर बैठकर हाथ जोड़ने लगे और मालविका मालविका दूर कोने में खड़ी थी, चुपचाप। उसकी नज़र अभय पर नहीं, ऊपर छत की तरफ थी। अभय समझ गया। वो उसके पास गया। मालविका ने रोते हुए कहा, निशांत के लिए, ये निशांत के लिए है। अभय ने कहा, नहीं, ये निशांत का ही है। अब आता है वो हिस्सा दोस्तों, जो किसी ने नहीं सोचा था। उसी शाम जब सब शांत हुए, अभय ने अपने माँ बाप के सामने एक कागज रखा। रामकिशन ने पूछा, ये क्या है बेटा? अभय ने कहा, पापा, ये उस बिजनेस के मेरे 10% हिस्से का कागज है। मैं ये हिस्सा वापस कर रहा हूँ। मालविका चौंक गई। अभय, ये तुमने कमाया है, तुम्हारा हक है। नहीं, अभय ने कहा, अगर मैंने ये हिस्सा रखा तो कल दुनिया कहेगी कि मैंने आपसे शादी दुकान के लिए की और मैं आपके नाम पर एक दाग भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। फिर उसने अपने पिता की तरफ देखा और कहा, पापा, माँ, मुझे आपसे कुछ मांगना है। मांग बेटा। अभय ने गहरी सांस ली। मुझे मालविका जी चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। रामकिशन खड़े हो गए। उनका चेहरा सख्त था। बेटा, ये विधवा है, तुझसे बड़ी है, गांव क्या कहेगा? अभय ने कहा, पापा, याद है जब गुड़िया को बुखार था, आप उसे गोद में लेकर 30 किलोमीटर भागे थे। उस रात किसी ने आपकी मदद नहीं की थी, सबने मुंह मोड़ लिया था। आपने उस रात कहा था, भगवान करे कोई और बाप ऐसे ना भागे। रामकिशन की आंखें भर आई। पापा, पिछले साल एक रात मैं भी वैसे ही अकेला था। मुझे किसी की ज़रूरत थी और इस औरत ने, जिसे मैं जानता तक नहीं था, दिल्ली की भीड़ में मेरा हाथ पकड़ लिया था। अगर वो उस दिन ना आती तो आज आपका बेटा आपके सामने खड़ा नहीं होता।
उसने अपनी डायरी निकालकर बाप के हाथ में रख दी। पढ़ लीजिए पापा और फिर बताइए कि गांव क्या कहेगा। रामकिशन ने डायरी खोली। कमला भी पास आ गई। पन्ने पलटते पलटते वो बूढ़ा आदमी कांपने लगा। जब वो आखिरी पन्ने पर पहुंचा जहां लिखा था, काश किसी ने एक बार मेरा हाथ पकड़ लिया होता, तो डायरी उसके हाथ से गिर पड़ी। कमला वहीं बैठकर दहाड़े मारकर रो पड़ी। हाय मेरे बच्चे, तूने हमें बताया क्यों नहीं। रामकिशन कुछ देर खड़े रहे, फिर वो धीरे धीरे चलकर मालविका के पास गए और उस बूढ़े मजदूर ने, जिसने जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े थे, मालविका के सामने हाथ जोड़ दिए। बेटी, हमने तुझे जन्म नहीं दिया, मगर तूने हमारा बेटा हमें लौटाया है। हम मजदूर हैं, हमारे पास देने को कुछ नहीं, बस ये 2 हाथ हैं। तू इन्हें अपना सिर ढकने के लिए रख ले। मालविका ने झुककर उनके पैर छू लिए और उनसे लिपटकर रो पड़ी। वो लड़की जिसका बचपन में ही सब कुछ छिन गया था, उसे 20 साल बाद फिर से माँ बाप मिल गए थे। दोस्तों, अभय और मालविका की शादी हुई, मगर उसी दिन नहीं। अभय ने अपनी बात रखी। 4.5 साल बाद जब उसकी डिग्री पूरी हुई, जब उसके नाम के आगे डॉक्टर लिखा गया, उस दिन चंदनपुर गांव के उसी नीम के पेड़ के नीचे बहुत सादे तरीके से शादी हुई। बारात में कोई बैंड नहीं था, मगर गांव की वो 30 औरतें जरूर थीं जिनके हाथ की कढ़ाई ने उस कारोबार को बचाया था। उन्होंने मिलकर मालविका का जोड़ा खुद तैयार किया था। और एक मेहमान और था, रघुवीर काका, वही टीटी जिसने 700 रुपये देकर एक लड़के को अगली ट्रेन में बिठाया था। अभय ने उन्हें ढूंढ कर बुलाया था। उस दिन उस बूढ़े आदमी ने पहली बार अपने बेटे की मौत के बाद दिल खोलकर ठहाका लगाया था। शादी के 1 साल बाद अभय ने चंदनपुर में एक छोटा सा क्लिनिक खोला। नाम रखा निशांत सेवा केंद्र। उस क्लिनिक के बाहर एक बोर्ड लगा है जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, यहाँ इलाज मुफ्त है, और अगर आपके पास कहने को कोई बात है तो वो सुनना भी मुफ्त है। और उसी क्लिनिक के अंदर दीवार पर शीशे के फ्रेम में 2 चीज़ें लगी हैं, एक निशांत की तस्वीर और दूसरी एक नीली डायरी का फटा हुआ पन्ना जिस पर लिखा है, काश किसी ने एक बार मेरा हाथ पकड़ लिया होता, बस एक बार। और उसके ठीक नीचे दूसरी लिखावट में जोड़ा गया है, किसी ने पकड़ लिया है, अब तुम किसी और का पकड़ लो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी हमें 3 बातें सिखाती है। पहली, हार जाना और ख़त्म हो जाना दोनों अलग बातें हैं। पेपर रद्द हुआ था, अभय की काबिलियत नहीं। हालात ख़राब होते हैं, इंसान नहीं। जो रात सबसे अंधेरी लगती है, अक्सर सुबह उसी के बाद आती है। दूसरी, किसी के चुप रहने को उसकी खुशी मत समझिए। भीड़ में जो सबसे ज़्यादा चुप है, हो सकता है वही सबसे ज़्यादा टूटा हो। अपने घर के बच्चों से, अपने भाई बहन से, अपने दोस्त से बात कीजिए। कभी कभी सिर्फ इतना पूछ लेना, तू ठीक तो है ना, किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, किसी का हाथ पकड़ने के लिए अमीर होना ज़रूरी नहीं है। मालविका के पास पैसा था, फिर भी वो टूटी हुई थी। रघुवीर काका के पास सिर्फ 700 रुपये और एक बूढ़ा दिल था, फिर भी उन्होंने एक ज़िंदगी बचा ली। इंसानियत के लिए पैसा नहीं, बस थोड़ा सा वक्त और थोड़ी सी नज़र चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और मुझे एक बात बताइए, अगर उस दिन मालविका उस भीड़ में ना आई होती तो क्या होता? अपनी राय कमेंट में लिखिए। और हाँ, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा इंसान आया है जिसने मुश्किल वक्त में आपका हाथ पकड़ा था, तो आज कमेंट में उसका नाम ज़रूर लिखिए। हो सकता है आपका एक कमेंट किसी और को हिम्मत दे जाए। अगर कहानी ने आपकी आंखें नम कर दी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका मकसद
किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि ये याद दिलाना है कि ज़िंदगी से बड़ी कोई परीक्षा नहीं होती। अगर आप या आपका कोई अपना अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा है तो चुप मत रहिए। किसी अपने से या किसी जानकार से ज़रूर बात कीजिए। हर अंधेरे के आगे एक दरवाज़ा होता है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए जज्बात के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।